हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, वेव ऑप्टिक्स। ये यूनिट बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट यूनिट है मेरे बच्चे। इस यूनिट में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आप ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आपको मालूम है मेरे बच्चे, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या बेटा? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, एंड द टर्म वेव ऑप्टिक्स डील विद द वेव नेचर ऑफ लाइट। एक बात हम जानते हैं, लाइट जो है मेरे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वाइब्रेट करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और E और B बोथ आर नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप पढ़ चुके हो, क्लियर है? जहां पर लाइट प्रोपेगेट कर रही है वहां पर एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस, देयर एग्जिस्ट एन इमेजिनरी सरफेस विच इज ऑलवेज ए नॉर्मल सरफेस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, कॉल्ड वेव फ्रंट। उस सरफेस को, जैसे ये कोई लाइट सोर्स है मेरे बच्चे, और इस लाइट सोर्स से कोई पॉइंटेड लाइट सोर्स है मान जाइए आप, और इस पॉइंटेड सोर्स से लाइट जो चल रही है, लाइट प्रोपेगेट ऐसे कर रही है, ठीक है ना? ध्यान दीजिए मेरी बात पर। कोई पॉइंटेड सोर्स है, इससे लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इमिट हो रही है, ठीक है ना? तो इस लाइट प्रोपेगेशन की डायरेक्शन जो है, देख रहे हैं आप, मैंने एरो से शो किया। ये तो लाइट के चलने की डायरेक्शन है, ठीक है ना? और इस लाइट के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइट के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस, ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक वेक्टर E और मैग्नेटिक वेक्टर B दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, और इस सरफेस की जो डायरेक्शन है लाइट के चलने के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मली हो, लाइट के चलने के नॉर्मली। इस इमेजिनरी सरफेस को बोला जाता है मेरे बच्चे वेव फ्रंट। इस इमेजिनरी सरफेस को कहते हैं हम वेव फ्रंट, क्लियर? अगर कोई वेव सोर्स पॉइंटेड है तो इस पॉइंटेड वेव सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। अगर लाइट, मेरे बच्चे, लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं इस तरह से, ये लाइट चल रही है मेरे बच्चे, तो लाइट के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर E और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और E और B दोनों ही लाइट के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो ऐसा सरफेस, ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो कि वेव के प्रोपेगेट करने की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90, वेव के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ऐसा सरफेस जो लाइट के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर E और B दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और E और B दोनों सेम फेज में हो। E, B एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव के चलने की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और ये सरफेस वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर। इस सरफेस को, इस इमेजिनरी सरफेस को बोला जाता है वेव फ्रंट, क्लियर है? यही बात मैंने यहां पर नोट किया मेरे बच्चे, फिर से समझ लो। एज द टर्म ऑप्टिक्स मीन्स लाइट एंड द टर्म वेव ऑप्टिक्स डील विद द वेव नेचर ऑफ लाइट। एक बात हम जानते हैं, एज वी नो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है मेरे बच्चे, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर E और मैग्नेटिक वेक्टर B दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, और
एज वेल एज E and B आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है ना। और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऐसा सरफेस, इमेजिनरी सरफेस, क्या बेटा, जिस सरफेस में E और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हो और E और B दोनों सेम फेज में हो। कौन सी फेज में हो? सेम फेज में हो। ऐसे सरफेस को जो कि वेव के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर हो और इस सरफेस में, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे और E और B दोनों सेम फेज में हो, ऐसे इमेजिनरी सरफेस को, ऐसे इमेजिनरी सरफेस को बोला जाता है मेरे बच्चे वेव फ्रंट। क्लियर है? ये बात क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे वेव फ्रंट, ये बात मैंने अभी अभी आपको बता दी। वेव फ्रंट क्या है मेरे बच्चे? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन विच इलेक्ट्रिक वेक्टर E and magnetic vector V vibrating mutually perpendicular and are in phase is called wave front. So the phase difference and path difference between any 2 point on this surface is 0. क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूं, फिर से समझो। क्या बेटा? ऐसा इमेजिनरी सरफेस, it is an imaginary surface which is normal to direction of propagation of wave in which electric vector and magnetic vector B vibrating mutually perpendicular and are in phase. ठीक है ना। उस सरफेस को, उस इमेजिनरी सरफेस को वेव फ्रंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए लाइट ट्रेवल कर रही है, ये पैरेलल रेज है, मान लो पैरेलल लाइट बीम है मेरे बच्चे, तो लाइट के चलने के, ये तो लाइट चल रही है, इस लाइट के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइट के चलने के नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा इमेजिनरी सरफेस, जिस सरफेस में इलेक्ट्रिक वेक्टर E और मैग्नेटिक वेक्टर B दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें और E और B दोनों सेम फेज में हो, ऐसे इमेजिनरी सरफेस को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? वेव फ्रंट। ठीक। तो इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच, किन्हीं दो पॉइंटों पर, क्या बेटा, हर एक पॉइंट पे, इस वेव फ्रंट के किन्हीं भी पॉइंट पर मैंने लिखा है, so the phase difference and path difference between any 2 point on this surface is 0. मतलब इस पहले पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। ये दोनों पॉइंटों पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वे सभी पार्टिकल्स किस में होंगे? सेम फेज में होंगे। इसका मतलब वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर सेम फेज में होंगे, मतलब उनके बीच न तो कोई फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस, और उन पॉइंटों पर पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। जैसे यहां पर वेव फ्रंट पढ़ रहे हो, ऐसे ही इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिसिटी में आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था, ध्यान हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या मेरे बच्चे? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड E के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। सेम उसी तरह से इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर, क्या बेटा, हर एक पॉइंट पर, किन्हीं दो पॉइंटों पर ले लें आप, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, या इस पर और इस पर, या इस पर और इस पर, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। सेम उसी तरह से इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा उतना यहां होगा, उतना यहां होगा। इसका मतलब इन पॉइंटों के बीच कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, इन पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। सेम उसी तरह से वेव फ्रंट का
हर एक पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब सेम फेज में होंगे, उनके बीच पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। यही बात मैंने यहां नोट किया मेरे बच्चे, फिर से समझ लो। वेव फ्रंट क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसकी डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो और उस इमेजिनरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, ई और बी दोनों सेम फेज में हो। इसका मतलब वेव फ्रंट के किन्हीं दो पॉइंटों पर वेव के बीच पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। वेव फ्रंट आर ऑफ 3 टाइप्स। वेव फ्रंट जो होते हैं हमारे मेरे बच्चे 3 तरह के हैं। जैसे आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ी थी, एक तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम उसी तरह से वेव में क्या बेटा, वेव फ्रंट जो होते हैं हमारे 3 तरह के हैं। एक तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर वेव किसी पॉइंटेड सोर्स से आ रही, वेव सोर्स कोई पॉइंटेड हो, मतलब उसमें से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट हो, आइसोट्रोपिक सोर्स कह सकते हैं आप इसको। आइसोट्रोपिक सोर्स का मतलब जिसमें से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट इमिट हो, तो उस वेव सोर्स का, उस लाइट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। वेव फ्रंट ऑलवेज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव जिधर चलती है वेव फ्रंट हमेशा उसके नॉर्मली होता है। ये पॉइंट मैंने ऊपर बता दिया है। ये मैंने टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की है। ये वेव फ्रंट वेव के चलने के परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट वेव के चलने के परपेंडिकुलर होगा। ये तो वेव चल रही है और ये वेव फ्रंट है, तो वेव के चलने के परपेंडिकुलर। ये वेव जा रही है, ये वेव फ्रंट है, तो यहां पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम पॉइंटेड सोर्स, लाइट किसी पॉइंटेड सोर्स से आ रही हो, देन दीज वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। जैसे ये कोई लाइट सोर्स है, पॉइंटेड सोर्स, और इससे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट इमिट हो रही है, तो इसका मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट इमिट हो रही है। इसका सेंस क्या हो गया, ये लाइट सोर्स आइसोट्रोपिक सोर्स है। तो इस लाइट सोर्स से लाइट को जितना टाइम यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां तक लगेगा, उतना ही टाइम यहां लगेगा। इसका मतलब टाइम डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। टाइम में डिफरेंस नहीं है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन सभी पॉइंट्स पर, इस इमेजिनरी सरफेस के हर एक पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल होंगे, उन सभी पार्टिकल्स पर, उन सभी पॉइंट्स पर वेव के बीच पाथ डिफरेंस, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने वाली लाइट वेव और यहां से यहां तक पहुंचने वाली लाइट वेव, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस भी 0 होगा और फेज डिफरेंस भी 0 होगा और टाइम डिफरेंस भी 0 होगा। यहां से यहां तक को, यहां से लाइट को यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम यहां है, उतना ही टाइम यहां पर है, उतना ही टाइम यहां तक है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट मेरा, यहां तक टाइम सेम है। इसका सेंस ये हो गया कि इस इमेजिनरी सरफेस के हर एक पॉइंट पर लाइट सोर्स से जो लाइट पहुंच रही है वो सेम टाइम में पहुंच रही है। तो इसका मतलब इन पॉइंटों को मिला दो ऐसे, इस इमेजिनरी सरफेस को बोलते हैं हम वेव फ्रंट। अब क्योंकि पॉइंट सोर्स, लाइट पॉइंटेड सोर्स से आ रही है, इसलिए इस पॉइंटेड सोर्स का ये जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। मान लो इस पॉइंटेड सोर्स से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस r है, तो इसका मतलब इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल है। तो इस स्फेरिकल सरफेस की, स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट की इस वेव सोर्स से डिस्टेंस सेम होगी। मान लो इस वेव सोर्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस r, तो यहां तक की डिस्टेंस r, तो इसका मतलब इस स्फेरिकल सरफेस की एक तरह से रेडियस हो गई ना ये। तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर मैं लाइट की इंटेंसिटी निकालना चाहूं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू पॉइंट सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बट इंटेंसिटी हम जानते हैं, बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट I इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने वेव मोशन में, इसलिए
amplitude a square is directly proportional inversely proportional r square, so amplitude is inversely proportional r for spherical wave front। ये पॉइंट मैंने यहां लिख दिया बच्चों। इन spherical wave front intensity inversely proportional r square, but intensity is a directional a square होता है बच्चों। so amplitude in spherical wave front, विशेष ध्यान से सुनना, amplitude is inversely proportional r। अगर इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए I1 by I2 रेसिप्रोकल है R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए तो A1 by A2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। क्लियर? अगर वेव सोर्स मेरे बच्चे सिलिंड्रिकल है, लीनियर है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए क्या होगा मेरे बच्चे? इफ वेव इज कमिंग फ्रॉम सिलिंड्रिकल सोर्स, दैट इज लाइट सोर्स इज लीनियर, जैसे ट्यूब लाइट है आपकी, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं। इफ लाइट सोर्स और लाइट कमिंग फ्रॉम सिलिंड्रिकल सोर्स, और ट्यूब लाइट कह सकते हैं, या लाइट सोर्स सिलिंड्रिकल है या लीनियर है, देन इट्स वेव फ्रंट इज ऑल्सो सिलिंड्रिकल। जैसे यही कोई सिलिंड्रिकल लाइट सोर्स है, ध्यान दो, जैसे कोई ट्यूब लाइट है, मान जाओ ये ट्यूब लाइट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। तो इससे तो लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे भी जाएगी, क्लियर है ना। तो इस लाइट सोर्स का, इस सिलिंड्रिकल सोर्स का, लीनियर सोर्स का, या इस ट्यूब लाइट का जो वेव फ्रंट होगा, कैसा होगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। क्लियर है? कैसे होगा सिलिंड्रिकल? समझो जरा ध्यान से। इसका ये जो वेव फ्रंट बनेगा, ये वाला भी तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा मेरे बच्चे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा ये जो वेव फ्रंट है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा? ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ये बात मैंने यहां लिख दी। इन सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इस सिलिंड्रिकल सोर्स के एक्सिस से ये कोई पॉइंट P, जिसकी डिस्टेंस यहां से R है, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, R I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, फॉर सिलिंड्रिकल सोर्स इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, क्योंकि इंटेंसिटी I बराबर होता है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। ध्यान देना, पावर का मतलब ये तो पावर है इस सोर्स की, लाइट सोर्स की P, और एरिया इस वेव फ्रंट का, इस वेव फ्रंट का एरिया कितना होगा? 2 पाई RL। क्लियर? सो इंटेंसिटी फॉर सिलिंड्रिकल सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, इसीलिए ये पॉइंट लिखा है बच्चों यहां। क्लियर है? बट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चे A स्क्वायर। सो एम्पलीट्यूड यहां से देखो, A स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बेटा? √R। क्लियर? यहां से इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है अगर आपको सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए, I1 by I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 लिख देंगे, और सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए एम्पलीट्यूड का अगर रेशियो निकालना है, एम्पलीट्यूड का रेशियो A1 by A2 इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ √R है मेरे बच्चे, तो √R2 अपॉन R। क्वेश्चन प्रॉब्लम है, फिर से समझ लो, नो डाउट। इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही हो मेरे बच्चे, कहां से आ रही हो? इंफिनिटी से, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा मेरे बच्चे? प्लेन होगा। इफ लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट इज इन दिस केस वेव सोर्स इज एट इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज कैसी होती है मेरे बच्चे? पैरेलल होती है, ठीक है ना। वेव सोर्स कैसा है? वाइड सोर्स है, दैट इज वेव इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, दैट इट्स वेव फ्रंट इज प्लेन। इसका ये वेव फ्रंट कैसा होगा मेरे बच्चे? प्लेन वेव फ्रंट होगा। और प्लेन वेव फ्रंट के इन पॉइंटों पर, या ऐसे कहिए आप, लाइट ऐसे जा रही है, ध्यान देना मेरी बात पर, ये भी प्लेन वेव फ्रंट होगा। इस प्लेन वेव फ्रंट के इन पॉइंटों पर और इस प्लेन वेव फ्रंट के इन पॉइंटों पर
इन सभी पॉइंटों पर क्या बेटा वेव के बीच फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या हुआ, 0। कैसा वेव फ्रंट है ये, प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है ना। अब वेव सोर्स कहां पर है, वेव सोर्स इन्फिनिटी पर है, जितनी इंटेंसिटी मेरे बच्चे यहां पर होगी उतनी इंटेंसिटी यहां होगी। सो इन प्लेन वेव फ्रंट इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी independent of R. I and A means intensity and amplitude in a plane wave front is independent of distance of wave source. Clear? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल नोट देखिएगा आप। जैसे ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों आपकी, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है आपकी, सुनो जरा ध्यान से। अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ध्यान दो मेरी बात पर, जैसे ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, जरा गौर से समझना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं। अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ये जो प्लेन वेव फ्रंट है कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट, तो जब प्लेन वेव फ्रंट इस लेंस से होकर पास होगा, इससे चल करके पास होगा, तो जरा गौर से देखो, ये लेंस किनारों पर कैसा है, पतला, और बीच में कैसा है, मोटा। तो जरा ध्यान देना मेरी बात पर, मैं जरा इसका कलर बदल दूं। बीच में से तो यहां से जब ले लाइट रेज, देखो लाइट ही तो पास हो रही है यहां से, तो लाइट रेज जब इस वाले पॉइंट से यहां से पास होना शुरू होगी तो इसके बाद तो लाइट गई ग्लास के अंदर, क्योंकि यहां से तो इस लाइट को ग्लास के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, लेकिन यहां से यहां तक तो अभी एयर है, तो यहां पर लेंस पतला है, तो इस वाले पार्ट को, लाइट को बाहर जाने में टाइम कम लगेगा, और इस वाले यहां से लाइट को यहां तक जाने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसके बाद जब लाइट इसमें से बाहर निकलेगी मेरे बच्चे, जरा गौर से देखना, इस वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट तो आगे निकल जाएगा, ये वाला पार्ट रह जाएगा पीछे। देखो इससे बाहर जब निकल करके आएगी लाइट, तो इससे आएगी, ये वाला हिस्सा तो चला गया आगे और ये वाला हिस्सा रह गया पीछे। तो इसका मतलब वेव फ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा तो निकल गया आगे, और नीचे वाला हिस्सा आगे निकल गया, और बीच वाला हिस्सा कैसा रह गया, पीछे रह गया। तो सरफेस कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल। दिस वेव फ्रंट इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कैसा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होगा। तो जैसे जैसे ये लाइट रेज आगे जाएगी तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, ये कन्वर्जिंग होगा, मींस स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा ये। तो जब लाइट यहां पर मिलेगी, यहां मिल जाएगी, यहां पर भाई चल करके ये लाइट रेज यहां पर कन्वर्ज हो गई ना, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कॉन्वेक्स लेंस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, इट मींस लाइट जो आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट की इंटेंसिटी आगे लेंस से आगे चलने पर क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, आगे चलने पर इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो यहां पर जाकर के इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, उसके बाद जब आगे जाएगी लाइट, इसके बाद जब आगे जाएगी लाइट ऐसे, तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, ये क्लियर है। तो पहले लेंस से दूर चलने पर इंटेंसिटी बढ़ेगी, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, उसके बाद इंटेंसिटी घटेगी। ये बात क्लियर है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। ये तो कन्वर्जेंट वेव फ्रंट है मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये जरा गौर से देखो, क्योंकि लेंस का ऊपर वाला हिस्सा तो पतला है और बीच वाला हिस्सा मोटा है, तो ये वेव फ्रंट जब यहां पर टकराएगा तो ये वाला हिस्सा तो चलेगा मटेरियल के अंदर, तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, तो ऊपर वाला पोर्शन वेव फ्रंट का तो आगे निकल गया, बीच वाला पोर्शन रह गया पीछे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो वेव फ्रंट बनेगा, ये कौन सा बनेगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हमको मिलेगा ये, ठीक है ना। यहां पर देखो जरा, अगर लेंस कॉनकेव है मेरे बच्चे, तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होगा। जरा गौर से देख लो, क्योंकि कॉनकेव लेंस का ऊपर वाला पार्ट कैसा है भाई, कॉनकेव लेंस तो देखा होगा, ये वाला हिस्सा तो की थिकनेस, इस वाले पार्ट की तो थिकनेस ज्यादा है, किनारों पर तो मोटे होते हैं कॉनकेव लेंस, बीच में पतले होते हैं। तो जब प्लेन वेव फ्रंट यहां पर आएगा, तो यहां से जैसे ही प्लेन वेव फ्रंट इसके अंदर जाएगा, तो यहां तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा वेव फ्रंट,
और बीच में डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। तो वेव फ्रंट जब बीच मिडिल वाले सेक्शन से बाहर निकलेगा तो ये वाला पोर्शन तो निकल जाएगा आगे और ये वाला पोर्शन रह जाएगा पीछे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा मेरे बच्चे, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। क्लियर? और अगर कॉन्वेक्स लेंस पर, ध्यान दो मेरी बात पर मेरे बच्चे, क्या बेटा, इंसिडेंट रे इसके फोकस से चल रही है, देखो ऐसे, इसका मतलब इस पर इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल है। आने वाला वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस पर स्फेरिकल है। जरा गौर से देखो किनारों पर तो स्पीड इसकी कम होगी, ज्यादा होगी, और सेंटर पर लेंस मोटा है। तो यहां से मिडिल वाला पोर्शन तो रह गया पीछे और ऊपर वाला पोर्शन निकल गया आगे। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, प्लेन। ये बात क्लियर है या नहीं है क्लियर? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस से फोकस से चलने वाली रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब इस पर इंसिडेंट वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस पर कैसा, स्फेरिकल है। निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा यहां पर, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है? और कॉनकेव लेंस है तब मेरे बच्चे जरा गौर से देख लो, ऊपर वाला सेक्शन तो मोटा है और बीच वाला सेक्शन पतला है, तो बीच में से तो रह जाएगा पीछे और ऊपर से बीच में से तो चला जाएगा आगे और ऊपर से ये वाला पोर्शन रह जाएगा पीछे। तो ये वाला पोर्शन तो ये वाला पोर्शन तो आगे। भाई वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है तो जैसे ही इसमें से निकलेगा तो मिडिल वाला सेक्शन तो रह गया पीछे और ऊपर वाला पोर्शन चला, ऊपर वाला सेक्शन, सॉरी, ऊपर वाला सेक्शन तो रह जाएगा पीछे और मिडिल वाला सेक्शन चला जाएगा आगे, ऐसे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन होगा। प्लेन वेव फ्रंट इससे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इससे कैसा होगा, प्लेन होगा। और अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट, यहां पर चेक करो, अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट, क्या बेटा बच्चे, किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रहा है, किस पर इंसिडेंट हो रहा है, प्रिज्म पर। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन है। ध्यान से देना, देखना मेरी बात को। इंसिडेंट वेव फ्रंट ये रहा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऊपर वाला सिरा कैसा है, प्रिज्म का ऊपर वाला सिरा तो पतला है और नीचे वाला बेस कैसा है, मोटा। ऊपर वाले पार्ट से ये वाला पोर्शन निकल गया आगे, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन रह जाएगा पीछे। तो इसका मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन है, ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट भी प्रिज्म से प्लेन होगा। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम में फिगर बनाने को आती है बच्चों तुम्हारे। क्लियर है ये बात? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? आगे चल सकते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो बच्चों तो हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स और विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल प्रूफ पूछता है आपसे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ पूछेगा या तो, या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ पूछता है। किससे? हाइगेंस प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ पूछता है, या तो, अरे मेरे बच्चे, हाइगेंस प्रिंसिपल से प्रूफ करवाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है ना, या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करवाता है हाइगेंस प्रिंसिपल से। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले हाइगेंस प्रिंसिपल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसकी। जरा ध्यान देना मेरी बात पर। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, क्या बेटा, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। Huygens suggested that secondary wavelets are emitted from each point of a wave front. Huygens नामक साइंटिस्ट ने यह सजेस्ट किया मेरे बच्चे कि वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट होती है। यही लिखा है मेरे बच्चे। Huygens suggested that secondary wavelets are emitted from each point of a wave front. अब सेकेंडरी वेवलेट्स होती क्या है, पहले ये समझ लो। जैसे ये कोई वेव सोर्स है एस, ध्यान देना मेरी बात पर, पॉइंटेड वेव सोर्स है जिससे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट हो रही है। ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं मेरे बच्चे।
जैसे इस पॉइंटेड सोर्स से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट हो रही हैं, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होता है मेरे बच्चे? स्फेरिकल होगा। इस वेव सोर्स से वेव को यहां तक जाने में टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से यहां तक का समय, यहां से यहां तक का समय अगर सेम है तो इन सभी पॉइंटों को मिला दो जरा, तो इस वाली इमेजिनरी सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स पर, उन सभी पॉइंट्स पर वेव के बीच फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 0 होगा। मतलब इन पॉइंटों पर जितने भी पार्टिकल हैं सेम फेज में होंगे, और सेम फेज में होंगे तो इस सरफेस को हम बोलते हैं मेरे बच्चे वेव फ्रंट। हाइगेंस ने यह बताया कि वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर, जैसे ये वेव फ्रंट है, क्या है ये? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट पर जो वेव इंसिडेंट होती है, आती है तो नॉर्मली आएगी, और इससे इमिट होती है वेव, वो भी वेव फ्रंट के नॉर्मली ही इमिट होती है। तो हाइगेंस ने ये बताया मेरे बच्चे क्या, कि इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू वेव सोर्स की तरह बिहेव करता है। जिस तरह से इस वाले सोर्स से वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इसमें से वेव इमिट हो रही है। क्या मेरे बच्चे? जैसे ये कोई पॉइंट सोर्स है, इससे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट हो रही है, सेम उसी तरह से हाइगेंस ने ये बताया कि जिस तरह से इस पॉइंट सोर्स से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट हो रही हैं, उसी तरह से इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू वेव सोर्स की तरह बिहेव करेगा। न्यू वेव सोर्स का मतलब है जिस तरह से इस पॉइंट सोर्स से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट हो रही है, सेम उसी तरह से इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू पॉइंटेड सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब इस वेव फ्रंट के इस पॉइंट से भी, जैसे इसमें से वेव ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इमिट हो रही है, ऐसे ही इससे भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या इमिट होंगी? वेव इमिट होंगी। वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, जैसे ये वेव सोर्स जिसका वेव फ्रंट कैसा स्फेरिकल है, ऐसे ही इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेम एक पॉइंटेड सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो ये पॉइंट इस वाले वेव फ्रंट के इस पॉइंट से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव निकलेगी, ऐसे ही इस वेव फ्रंट के इस वाले पॉइंट से हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेव इमिट होती है। इसका सेंस ये हो गया कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू वेव सोर्स की तरह बिहेव करता है। इन न्यू वेव सोर्सेस को हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। क्या बेटा? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। अगर इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दें, सेकेंडरी वेवलेट्स, और इन पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये कॉमन टेंजेंशियल लाइन इस वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। सेम उसी तरह से जैसे ये न्यू वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगा। अब जिस तरह से इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट होती हैं, जिनको क्या बोल रहे हो आप? सेकेंडरी वेवलेट्स। ऐसे ही इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट एक न्यू वेव सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इनसे भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं। और अगर इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये वेव फ्रंट की नई पोजीशन को शो करती हैं। अगर मेरे बच्चे, अगर लाइट रेज मेरे बच्चे पैरेलल है ऐसे, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन। और हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? इसका वेव फ्रंट प्लेन होगा। हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है मेरे बच्चे कि वेव फ्रंट पर, ये वेव फ्रंट है, ध्यान देना मेरी बात पर, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। वेव फ्रंट है ये, तो वेव फ्रंट पर वेव इंसिडेंट भी नॉर्मली होती है, और इससे वेव जब इमिट होंगी तो ये नॉर्मली इमिट होती हैं। ये एंगल 90 होगा, तो इससे जो निकलने वाली वेव है ये भी इसके नॉर्मली होगी। किसी भी वेव फ्रंट के किसी पॉइंट पर वेव नॉर्मली ही तो इंसिडेंट होती है उस पर, और नॉर्मली ही
नॉर्मली ही उससे इमिट होती है। ठीक है। और हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू वेव सोर्स की तरह, पॉइंटेड वेव सोर्स की तरह बिहेव करता है। इसका सेंस ये हो गया, इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन क्या निकलती है, वेव इमिट होती है। इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट होंगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट होंगी। ठीक, इनको बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्या बेटा, सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर कॉमन टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दें हम, तो ये कॉमन टेंजेंशियल लाइन वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से मीडियम में वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाता है। इन दिस वे वेव फ्रंट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट भी एक नए वेव सोर्स की तरह बिहेव करेगा, पॉइंटेड सोर्स की तरह बिहेव करते हैं क्या बेटा। और इनको बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। सेम रेडियस के एक सर्कल से बना दिया ना मैंने, एक तरह से ये जो पॉइंट है ना वेव फ्रंट का, ये पॉइंट एक नया वेव सोर्स बन गया जिसमें से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव इमिट हो रही है, जिनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है, इन सर्कल्स को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर आगे की ओर अगर कॉमन टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दें तो वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन हमको मिल जाएगी। इस तरह से मीडियम में वेव फ्रंट एक के बाद एक आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाता है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। ये हाइगेंस प्रिंसिपल है, यही बात मैंने यहां लिखी है मेरे बच्चों, देखो चेक कर लो। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। Huygens suggested that secondary wavelets are emitted from each point of a wavefront. If a common tangent is drawn on these secondary wavelets in forward direction, then we get position of new wavefront. In this way, wavefront move in forward direction. जैसे मैंने यहां पर यही बनाया है, ये कोई पॉइंटेड सोर्स है बच्चों, ध्यान देना मेरी बात पर। ये कोई पॉइंटेड सोर्स है मेरे बच्चे, जिससे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट इमिट हो रही है। ठीक है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइट इमिट हो रही है, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा मेरे बच्चे, स्फेरिकल होगा। और हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है क्या, वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर वेव नॉर्मली तो इंसिडेंट होती है और उससे नॉर्मली ही इमिट होगी। ठीक है ना। और इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट का ये वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू वेव सोर्स की तरह बिहेव करता है, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। इनको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू वेव सोर्स की तरह बिहेव करता है, जिनको बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। और अगर इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंशियल लाइन हम ड्रॉ कर दें, तो इस तरह से ये कॉमन टेंजेंशियल लाइन वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से मीडियम में वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाता है। क्लियर, ये बात क्लियर है, याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं जहां तक समझता हूं समझ आ गया होगा। एक एक पॉइंट फिर से देख लीजिए, एक ही लाइन लिखी है मेरे बच्चे। हाइगेंस ने यह बताया कि वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेवलेट्स। इफ ए कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन दीज सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर आगे की तरफ अगर कॉमन टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दें हम, तो ये वेव फ्रंट की नई पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से मीडियम में वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर, इन दिस वे वेव फ्रंट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां तक बात क्लियर है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखा है बच्चों, क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये। हाइगेंस प्रिंसिपल इज ए ज्योमेट्रिकल मेथड
ऑफ गेटिंग पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। मेरे ख्याल से हाइगेंस प्रिंसिपल जो है वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन फाइंड करने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड ही तो है। ज्योमेट्रिकली मेथड तो बताया आपने, क्या क्या बताया ज्योमेट्रिकल मेथड, कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू वेव सोर्स की तरह वेव करेगा। इसका मतलब वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर एक निश्चित रेडियस के क्या बेटा हम स्फेरिकल सरफेस बना दें। इन स्फेरिकल सरफेस को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर आगे की ओर एक कॉमन टेंजेंशियल लाइन, तो ज्योमेट्री तो अप्लाई किया आपने, कॉमन टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये कॉमन टेंजेंशियल लाइन जो आगे की तरफ बनाएंगे, ये कॉमन टेंजेंशियल लाइन वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल इज ए ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ गेटिंग पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मुझे प्रूफ करना है और यूज करना है मुझे हाइगेंस प्रिंसिपल। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है मेरे बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। इसको प्रूव करना है हमको, किससे? हाइगेंस प्रिंसिपल से। हाइगेंस प्रिंसिपल से ड्राइव करना है मेरे बच्चे मुझे इसे। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पर। सिंपल सा पॉइंट लिखा है, मैं एक बार नहीं दो बार बता दूंगा, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। एम एन इज ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर रहे हो आप। एम एन इज ए प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन विच ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एज शोन इन फिगर। फिगर ये लिखा रखा हुआ है, एम एन इज ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एम एन नाम डाल दिया है मैंने इस सरफेस का, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला सरफेस, जिस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ये वाला कोई प्लेन वेव फ्रंट है, ये वाला जिसका नाम डाला है मैंने इस पॉइंट को ए और इसको डाला है बी। प्लेन वेव फ्रंट कौन सा होगा? पैरेलल रेज जो इन्फिनिटी से आ रही होती है, ये पैरेलल रेज है, ये वाली जो कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये पैरेलल रेज का जो वेव फ्रंट होगा ये प्लेन होगा, और इस रिफ्लेक्टिंग एम एन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर कोई क्या बेटा प्लेन वेव फ्रंट ए बी ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है। जरा ध्यान देना मेरी बात पर। तो एक बात हम जानते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल से, कोई भी वेव फ्रंट पर नॉर्मली तो इससे इंसिडेंट होगी और नॉर्मल ही इससे इमर्ज होती है। ये वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल कितना होगा? 90। यहां से जब वेव आगे इमिट होगी तो ये वेव फ्रंट और ये इमिटेड रे है, लाइट है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 होगा। ये बात क्लियर है? ये वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल पूरा कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? पूरा 90 होगा। ये 90 होगा कि नहीं होगा? भाई हाइगेंस प्रिंसिपल है ये तो, कि वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर वेव नॉर्मली ही तो इंसिडेंट होती है, नॉर्मली ही इंसिडेंट होगी। ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, और नॉर्मली ही उसमें से इमिट होती है। तो यहां से लाइट तो नॉर्मली इमिट तो हो गई यहां से, लेकिन जो लाइट यहां पर गिर रही है इस सरफेस पर, तो यहां से तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी मेरे बच्चे यहां से। तो जरा गौर से देखो, जो लाइट इस प्लेन वेव फ्रंट पर यहां पर आ रही है और यहां से यहां पर, ये वेव फ्रंट बता रहे हो आप, तो जो लाइट यहां से अभी तो आगे जाएगी ऐसे, तो ए से चलने वाली लाइट जितने समय में पॉइंट डी पर पहुंच रही है, सेम उसी समय में यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट सी पर पहुंच गई। ध्यान दो मेरी बात पर फिर से। भाई ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, जरा गौर से देखो, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट, ये वाली लाइट तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिर गई, लेकिन ये वाली लाइट तो अभी आगे चलेगी ना मेरे बच्चे, यहां से इस वेव फ्रंट से निकल करके ये लाइट तो अभी आगे जाएगी। तो यहां से चलने वाली लाइट जितने समय में यहां पहुंची इस पॉइंट पर, उतने ही टाइम में भाई यहां से यहां तक, इन्फिनिटी से यहां तक और इन्फिनिटी से यहां तक, क्योंकि ये वेव फ्रंट बोल रहे हैं,
तो इन पॉइंटों पर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में होंगे। तो यहां से चलने वाली लाइट जितना समय यहां तक जाने में ले रही है उतने ही टाइम में यहां से तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगी ना बच्चे लाइट, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के उतने ही समय में लाइट यहां पहुंच गई। तो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम बराबर है। तो इन पॉइंटों पर जो लाइट जो ये जो पॉइंट होंगे इन पॉइंटों पर वेव के बीच फेज डिफरेंस जीरो होगा, पाथ रेफरेंस जीरो होगा, और जिन पॉइंटों पर फेज डिफरेंस पाथ रेफरेंस जीरो हो उस इमेजिनरी सरफेस को बोला जाता है वेव फ्रंट। उस इमेजिनरी सरफेस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? वेव फ्रंट। तो ये वाला तो वेव फ्रंट है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट है कौन सा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। फिर से देख लो, इसे चेक कर लो। मैं इस फिगर को यहां बना दे रहा हूं, देखो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लो एम एन कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला बच्चों मेरे साथ साथ फिगर बनाना। फिगर बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं फिगर बनाने की। देखो एक प्लेन वेव फ्रंट, इस पर इंसिडेंट वेव फ्रंट दिखा देना, थोड़ा सा ऑब्लिक लिया ऐसे। ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, और एक इससे रिफ्लेक्टेड, मैंने दो चीज बता रहा हूं। देखो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये वाला दिख रहे हैं ना, ये अप्रॉक्स इतनी ही हाइट पर यहां पर एक वेव फ्रंट इधर बना दो, ये वाला। ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ट्रिक बता रहा हूं बनाने की। ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम एन, जिस पर कोई वेव फ्रंट आ रहा है। देखो इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना, फिगर बनाने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। इस पॉइंट को तो मिला दो यहां पर, देखो यहां से चलने वाली लाइट रेस यहां पर, और इस पॉइंट को मिला दो यहां पर। यहां से चलने वाली लाइट को यहां तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय में यहां से चलने वाली लाइट यहां चली गई। अब ध्यान देना मेरी बात पर, यह लाइट कहां से आ रही है? ध्यान दो, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, ये इन्फिनिटी से आ रही है मेरे बच्चे। अब दूसरी, क्योंकि ये वाला वेव फ्रंट प्लेन है, ये प्लेन वेव फ्रंट बताया आपने, तो अब दूसरी रेज तो इसके पैरेलल लेंगे ना हम। यहां पर ये वाली रेज पैरेलल लेंगे हम इसके रेज की पैरेलल। तो जरा ध्यान देना, पैरेलल बनाए दे रहा हूं, देखना, मान जाओ आप पैरेलल है, ये इसके पैरेलल मान लो आप इसको, इस वाली रेज। इस पॉइंट को डाल दो नाम ए और इस पॉइंट को नाम डाल दो बी, ठीक। यहां पर ये इंसिडेंट रे है बच्चों और ये वेव फ्रंट है, ये नॉर्मल खींचा है मैंने, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है यहां से यहां तक, तो सेम टाइम तक यहां तक चली। अब ये वाली रे जरा गौर से देखो, ये वाली रेज तो अभी आगे जा रही है यहां से। जब इस रेज ने यहां से चलना शुरू किया, इस रेज ने, इस वाली लाइट रेज ने यहां से चलना शुरू किया, उसी समय यहां से ये रेज रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। तो ये तो जा रही है आगे और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई इधर आगे गई, ये और आगे गई। जितने समय में यहां से चलने वाली रेज यहां पहुंची उतने टाइम में यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये वाली रेज यहां पहुंच गई, मान जाओ, ठीक है ना। मतलब यहां से जब इस रेज ने चलना शुरू किया उसी समय यहां से ये रेज रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली रे यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई यहां पर। तो इस रेज को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है उतना ही समय इस रेज को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है। जरा गौर से देखना, अब ये वाली रेज तो यहां से आगे चल करके यहां पहुंच गई और ये वाली रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये आ गई। तो ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको तो आगे बढ़ा दो अब इसे ऐसे। अब ये वाली रेज यहां पर टकराई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी। यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो जरा गौर से देखो, ये वाली रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसके पैरेलल ही तो जाएगी, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई, ठीक है ना। तो रेज को ध्यान दो, लाइट को यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम बराबर है। तो इन पॉइंटों पर जितने पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में होंगे, और सेम फेज में जिस सरफेस पर सभी पार्टिकल सेम फेज में हों उस सरफेस को बोला जाता है
वेव फ्रंट। कौन सा? वेव फ्रंट कहा जाता है इसको। और जरा यहां ध्यान दो, ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये भी इधर वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट ये भी है। अब क्योंकि ये इंसिडेंट रेज के पाथ पर है, ये तो इंसिडेंट रे है, तो ये वेव फ्रंट कौन सा होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये वाला जो वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्टेड रेज के पाथ पर है, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहां तक बात क्लियर है? ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे है मेरे बच्चे, ये वाली, और ये वाला ले लो नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और हमको ये प्रूफ करके दिखाना है इसमें कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, ये प्रूफ करना है मुझे। ध्यान दो मेरी बात पर, ध्यान दो। वेव फ्रंट पर वेव नॉर्मल ही तो इंसिडेंट होगी मेरे बच्चे। ये जो वेव आ रही है ये इस पर नॉर्मल ही तो इंसिडेंट होती है, और इसमें से नॉर्मल ही इमिट होगी, तो ये एंगल 90 होगा। ये वेव है, ये वेव फ्रंट है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 होगा। और ये वाला एंगल कितना है मेरे बच्चे? ये एंगल कितना है? आई है। और ये पूरा एंगल कितना है? 90। तो ये एंगल कितना हुआ? अब ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया 90 माइनस आई, ठीक। ये एंगल आर है, ये एंगल आर है। जरा गौर से देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये एंगल आई था, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस आई हो गया। अब जरा इस एंगल को देखो, ये क्या चीज है? ये नॉर्मल है, और ये एंगल कितना है? 90 माइनस आई। ध्यान दो, ये तो नॉर्मल है, ये 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल कितना बचा? ये वाला एंगल, ये पूरा 90, ये 90 माइनस आई, तो ये कितना बचेगा? 90 में से, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो 90 माइनस आई, तो ये कितना बचेगा? आई बचेगा ना। ये एंगल, ये वाला एंगल आई बचेगा। क्लियर? ये एंगल आर है बच्चों, जरा गौर से देखना। और ये वेव फ्रंट है, तो ये एंगल 90 होता है ना, तो ये एंगल कितना हुआ? ये 90 माइनस आर होगा पक्का, क्योंकि पूरा एंगल 90 होता है, क्योंकि वेव फ्रंट से वेव नॉर्मली इमिट होती है, तो पूरा 90, ये आर, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस आर। ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल 90, तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हो गया 90 में से, इस 90 में से 90 माइनस आई को कम कर दो, माइनस कर दो 90 माइनस आर को कम कर दो, इक्वल टू ये एंगल आर बचेगा। ये वाला ध्यान दो, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। जितने समय में ए से चलने वाली लाइट कहां तक? पॉइंट डी तक पहुंच रही है, इस पॉइंट को मैंने डी डाला है, उतने ही समय में बी से रिफ्लेक्ट होने वाली रे पॉइंट सी तक पहुंच गई। तो यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम बराबर है। तो जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, एक तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, एक तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, और एक देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल। जरा ध्यान देना मेरी बात पर, इस वाले ट्रायंगल विशेष ध्यान से सुनना। एक तो ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, ये एंगल 90, क्योंकि ये वेव फ्रंट है, ये वेव है, ये एंगल 90 है। ये वेव फ्रंट है और इस पर आने वाली वेव है ये वाली, तो ये एंगल 90। इस ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 और ये एंगल 90। यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि लाइट को जितना समय यहां तक जाने में लग रहा है उतना ही टाइम यहां तक लग रहा है बच्चों। मीडियम एक ही है, तो यहां से यहां तक जाने में समय और यहां तक का टाइम बराबर, मीडियम सेम। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस साइड एडी और एडी साइड और बीसी साइड बराबर होगी, साइड एडी बराबर बीसी होगी। और एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी दोनों कितने हैं? 90 के हैं, 90 डिग्री के हैं। और ये वाली साइड जरा गौर से देखो, बीडी साइड मेरे ख्याल से इस वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सॉरी कॉमन है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड और ऑल एंगल सब सेम होंगे फिर। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, तो एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रहा, मैं जहां तक समझता हूं फिगर बनाने का तरीका समझ आ गया होगा आपको। क्लियर है? देख लीजिए फिगर ये बना हुआ है, ध्यान से सुन लो आप। टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, हमने क्या बनाया, एक एम एन इज ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रहा, ऑन विच प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज ऑब्लिकली इंसिडेंट, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप। तो ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है मेरे बच्चे, ए बी तो ये वाला था, यहां से चलने वाली रेस ये तो चली यहां पर, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच गई यहां पर, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम बराबर है। तो ये वाला जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये कैसा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है क्या नहीं? फिगर तो बना लेंगे आप। ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये पूरा एंगल 90 होगा, 90 माइनस आई, यहां से यहां तक का एंगल 90 है, ये 90 माइनस आई, तो ये आई हो गया। यहां पर ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है ना, ये पूरा 90 होता है, ये आर है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आर, ठीक है, और ये पूरा 90 है, और ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना हो गया, आर हो गया। क्लियर है ये बात? अब जरा ध्यान दो, आई तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मैंने एक लाइन लिखी है मेरे बच्चे, ड्यूरिंग द टाइम, क्या बेटा, ड्यूरिंग द टाइम लाइट रेज गोज फ्रॉम ए टू डी, जितने समय में लाइट ए से कहां तक पहुंची, डी तक पहुंची, इन सेम टाइम, उतने ही टाइम में रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम बी, बी से रिफ्लेक्ट होने वाली रेस गो अप टू पॉइंट सी, बी से चल करके सी पर पहुंच गई। हेंस सी डी, ये वाला जो प्लेन है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा, सी डी सरफेस। क्लियर? इन अ ट्रायंगल, जरा गौर से देखो ये दोनों ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल डी बी ए, कहां है, डी बी ए, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल डी बी डी सी, बी डी सी, ये वाला ट्रायंगल देख लिया। ये एंगल मेरे ख्याल से एंगल ए और एंगल सी बराबर है, यही लिखा है, एंगल डी ए बी, डी ए बी का मतलब ये एंगल बराबर है एंगल बी सी डी, बी सी डी का मतलब ये वाला एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल दोनों बराबर है, मींस ये एंगल 90 और ये भी 90। यहां तक बात क्लियर है? एंड साइड बीडी इज कॉमन, बीडी जो साइड है जरा गौर से देखो, एंड साइड बीडी इज कॉमन, फिगर मैंने फिर से यहां बना दिया है, देख लो, एंड साइड बीडी कॉमन है, तो जरा गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ये बीडी जो साइड है ना, ये वाली बी से डी तक की, इन दोनों ट्रायंगल में कैसी है, कॉमन है। हेंस ट्रायंगल डी बी ए एंड डी बी डी सी आर कॉन्ग्रुएंट, डी बी ए, डी बी ए ये वाला ट्रायंगल और बी डी सी, बी डी सी ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल बराबर इसके, ये साइड कॉमन है, एडी और बी सी दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, उसके हर एक साइड और हर एक एंगल बराबर होंगे। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल कितना है आई और ये एंगल कितना है आर, एंगल आई बराबर क्या होगा, आर होगा। ये बात क्लियर हो गई है? एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी डी ए, चेक कर लो इस फिगर में, ए बी डी का मतलब एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल हो गया आई, और बी डी सी एंगल आर, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे।
एंगल आई बराबर आर। मेरे ख्याल से यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे अब टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे किसकी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। किसकी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने सुना होगा। जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या फिर टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट 1 and 2 इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। 1 and 2 इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। इस लॉ को प्रूव करना है आपको किससे, हाइगेंस प्रिंसिपल से। ठीक, अब जरा सुनिए ध्यान से। एम एन इज ए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एम एन इज ए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑन विच ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एज सोन इन फिगर। फिगर देख लो, यहां पर देखो, ध्यान दो, दो ही तो लाइन लिखी है मेरे बच्चे। एम एन कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये, जिस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ये रहा ए बी, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है। एक इंसिडेंट रे ये और एक इंसिडेंट रे ये। ठीक, ये इस बाउंड्री के ऊपर फर्स्ट मीडियम जिसमें वेलोसिटी v1 और इस बाउंड्री के नीचे सेकंड मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी v2। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ये तो इंसिडेंट रे और ये क्या है, वेव फ्रंट। ये नॉर्मल है मेरे बच्चे, ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान दो, तो यहां से लाइट जो आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो यहां तक और यहां तक तो टाइम सेम है। अब इसके बाद जरा चेक करो, अभी ये वाली जो लाइट है ना, ए से लाइट जो चल रही है वो तो फर्स्ट मीडियम में चल रही है, पहले ए से सी तक, ए से सी तक तो चल रही है फर्स्ट मीडियम में। लेकिन जिस समय इस लाइट ने यहां से चलना शुरू किया, जिस समय इस लाइट ने यहां से चलना शुरू किया, उसी समय पर यहां से चलने वाली लाइट किस में चली गई, सेकंड मीडियम में, सेकंड मीडियम में जा रही है। जिस इस लाइट ने तो फर्स्ट मीडियम में चलना शुरू किया यहां पर, और इस वाले पॉइंट से यहां से लाइट ने सेकंड मीडियम में चलना शुरू किया। तो सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में ए से चलने वाली लाइट जितने समय में पॉइंट सी तक पहुंच रही है, उतने ही टाइम में सेकंड मीडियम में मान जाओ लाइट को बी से डी तक उतना ही टाइम लग रहा है। बी से लाइट कहां तक पहुंची, डी तक। तो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम है बच्चों। तो इन पॉइंटों पर, इन पॉइंटों को मिला दो, इस सरफेस को कहेंगे हम वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। तो ये तो हो गई रिफ्रैक्टेड रे, तो यहां से रिफ्रैक्टेड रे फिर ये होगी बच्चों। ये बात क्लियर है। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा आई। सेकंड मीडियम में ये एंगल आर, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आर। ये वाला तो एंगल आर है, ये एंगल 90 माइनस आर नहीं बच्चों, ये नॉर्मल है। ये एंगल 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितना हो गया आर। फिर से चेक कर लो, इस फिगर को मैं देखो यहां बनाई दे रहा हूं अलग से, और फिगर बनाने की ट्रिक बना रहा हूं। एम एन एक सरफेस ले लो और जिस पर एक प्लेन वेव फ्रंट ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, ये रहा, मान जाओ। एक लाइट रेस, एक वेव फ्रंट तो पहले मीडियम में ले लिया, दूसरा वेव फ्रंट ले लो सेकंड मीडियम में। जरा गौर से देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। सेकंड मीडियम में मैंने वेव फ्रंट थोड़ा सा ध्यान दो, देखो इस सरफेस से जितना ये ऑब्लिक हो रहा है ना, झुका हुआ है, उससे कुछ कम मैंने झुकाया है इसको। इधर ये देख लो, ये वाला जो वेव फ्रंट है ना, मैंने इसके पैरेलल, इस वाले वेव फ्रंट के पैरेलल नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ये तो फर्स्ट मीडियम जिसमें वेलोसिटी v1 और इसमें वेलोसिटी v2, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। अगर ये वेव फ्रंट इस प्लेन के, इस वाली सरफेस की तरफ आ रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेकंड मीडियम डेंसर है और फर्स्ट मीडियम रेयरर है। कोई बात नहीं, जरा ध्यान दो। अब ये वाली लाइट जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से।
ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये यहां तक तो बात समझ में आ गई। ये तो MN तो कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट, ए नाम डाल दो इस पॉइंट का और B डाल दो इस पॉइंट का। प्लेन वेव फ्रंट AB ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप। तो अब जरा गौर से देखो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप भाई यहां से यहां तक लाइट और यहां से यहां तक लाइट तो सेम टाइम में पहुंची। अब इस वाले पॉइंट से ए से चलने, अभी तो लाइट आगे जाएगी पहले मीडियम में, ए से लाइट जितने समय में फर्स्ट मीडियम में ए से चल करके लाइट पॉइंट सी पर पहुंची। इस पॉइंट को मैंने नाम डाल दिया मैंने सी। फर्स्ट मीडियम में ए से चलने वाली लाइट, जब फर्स्ट मीडियम में देखो, जब लाइट यहां से चलना शुरू करेगी, पॉइंट ए से जब आगे चलना शुरू करेगी, उसी समय ये वाली लाइट मेरे बच्चे यहां पर नॉर्मल लेना पड़ेगा, यहां से ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी ऐसे। और ठीक से बना दूं जरा, ये वाली लाइट यहां से क्या होगी मेरे बच्चे, ये नॉर्मल, तो ये लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट होगी ऐसे। इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया बच्चे, ठीक है, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। तो ये तो रिफ्रैक्शन के बाद फर्स्ट मीडियम में ए से चलने वाली लाइट जितने समय में पॉइंट सी तक पहुंची, उसी समय बी से रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट, क्योंकि ये तो जब ये इस फर्स्ट मीडियम में लाइट ने यहां से ए से आगे चलना शुरू किया, उसी समय बी से ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर के यहां तक पहुंच गई। मान लो फर्स्ट मीडियम में लाइट जितने समय में ए से सी पर पहुंच रही है, सेकंड मीडियम में उतने ही समय में लाइट बी से इस पॉइंट डी पर पहुंच गई। तो इस लाइट को, इस वाली रेज को आगे बढ़ा दो, रिफ्रैक्टेड रे होगी ये तो, और इस रे को यहां पर नॉर्मल लेना पड़ेगा आपको। ये वाली रे, ये वाली जो रे है वो इसके पैरेलल दिखानी पड़ेगी, यहां पर इसके पैरेलल। जरा गौर से देखो, रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि इंसिडेंट रे या तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, इंसिडेंट रे या तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ये बात डिपेंड करती है कि मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है, वेव की वेलोसिटी क्या है। फर्स्ट मीडियम में जरा गौर से देखो, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे, ये पूरा एंगल 90 होता है। तो ये एंगल कितना होगा मेरे बच्चे, ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा। तो शायद नहीं, पक्का ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल आई हो गया। अब जरा इस मीडियम में देखो, ये क्या है, नॉर्मल है, ये एंगल आर हो गया। ये क्या है, वेव फ्रंट और ये वेव, ये एंगल 90 होता है, ये एंगल आर है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर, और ये एंगल पूरा 90, क्योंकि नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल और ये प्लेन, तो ये एंगल 90 होगा। ये एंगल 90 माइनस आर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आर हो गया। बना लो फिगर, ये फिगर मैंने यहां बनाया हुआ है। ये तो फर्स्ट मीडियम बच्चों, इसमें वेलोसिटी v1 है, ये सेकंड मीडियम, इसमें वेलोसिटी v2 है। फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी v1, सेकंड मीडियम वेलोसिटी v2। I एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा हुआ है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा है। v1 फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी है, v2 सेकंड मीडियम में वेलोसिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 2 इक्वल टू होता है फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी अपॉन सेकंड मीडियम में वेलोसिटी। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन में। ये फिगर बना लिया होगा, यही फिगर मैंने यहां बनाया हुआ है। ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये वाला जो कि मैंने यहां बनाया हुआ है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 90 माइनस आई, तो ये आई। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच आर, तो ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल आर। फिगर बना लो, ठीक से बना लिया। ध्यान दीजिए अब मेरी बात पर। इन टाइम टी, ध्यान दो, इन टाइम टी लाइट रेज रीचेज फ्रॉम ए टू सी इन अ फर्स्ट मीडियम एंड बी टू डी इन सेकंड मीडियम। मैंने ये मान लिया है मेरे बच्चे कि लाइट को
फर्स्ट मीडियम में ए से जाने में टाइम टी लग रहा है, लाइट को ए से सी तक जाने में फर्स्ट मीडियम में यहां से यहां तक का टाइम टी है, और सेम उसी टाइम में सेकंड मीडियम में लाइट बी से डी तक पहुंच गई, ठीक है ना। तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ए से सी तक की डिस्टेंस होगी फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी इनटू टाइम, और सेकंड मीडियम में बी से डी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? सेकंड मीडियम में वेलोसिटी और इनटू टाइम, टाइम दोनों बराबर बता रहे हो। तो ए सी और बी डी का रेशियो कितना हो गया? बी डी का रेशियो हो गया V1/V2। ये क्वेश्चन पढ़ो मैं, समझ लेना। इक्वेशन नंबर सेकंड, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 1 and 2 = V1/V2। जरा गौर से देखना, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब जरा यहां देखो, इस ट्रायंगल में देखो जरा गौर से, किसमें? इस वाले ट्रायंगल में। कौन सा? ABC, ABC, ये एंगल I और ये एंगल 90। तो इस वाले ट्रायंगल में साइन I बराबर क्या होगा? साइन I बराबर होगा, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये BC हो गया हाइपोटेनियस। नंबर डाल दो इसे थर्ड। अब ट्रायंगल लो BCD, BCD, ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल 90 है, ये एंगल R है, तो साइन R बराबर क्या होगा? इसमें साइन R बराबर होगा परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेनियस BC। ये चेक कर लो ठीक से, क्लियर। इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ, यहां से क्या रिलेशन आ जाए? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू आएगा BC से BC कैंसिल, AC अपॉन BD, और AC अपॉन BD, AC अपॉन BD किसके बराबर है? V1/V2। इक्वेशन सेकंड से देख लो, तो ये AC अपॉन BD किसके बराबर निकल के आया है? V1/V2। इसलिए साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू, इसकी जगह पर मैं यहां से लिख सकता हूं V1/V2, V1/V2। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखना। इक्वेशन नंबर कौन सी है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ डाल दी मैंने। इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर कर लो जरा। फर्स्ट क्या है? 1 and 2 बराबर V1/V2, और यहां पर क्या है? साइन I अपॉन साइन R बराबर V1/V2। तो इस V1/V2 की जगह पर यहां से क्या लिख सकता हूं? 1 and 2, तो रिलेशन आ जाएगा आपका 1 and 2 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। मेरे ख्याल से यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये बात मैंने यहां लिखी है बच्चों। ये in time t light rays reaches from A to C in same time in a first medium, and in same time light reaches from B to D in a second medium, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। तो A से C तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? A से C तक की डिस्टेंस हो गई AC बराबर, यहां से यहां तक जाने में ये डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो फर्स्ट मीडियम में V1 है, और यहां तक का टाइम कितना है? T। A से C तक की डिस्टेंस हो गई V1T। इक्वेशन सेकंड डाल दी है। B से D तक की डिस्टेंस कितनी हुई? क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम T है, तो V2 इंटू T। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। सॉरी बच्चों, अब जरा गौर से देखो, यहां पर AB तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और CD क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब ट्रायंगल लो बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में जरा गौर से देखो, ट्रायंगल ABC, इसमें साइन I बराबर क्या हुआ? साइन I इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। ये तो परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये एंगल 90 है ना मेरे बच्चे, और ये हाइपोटेनियस, ठीक है ना। बोलो मेरे बच्चे, इन ट्रायंगल BCD, ये एंगल 90, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। साइन R बराबर क्या हुआ? BCD में साइन R बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर BD और हाइपोटेनियस AC, हाइपोटेनियस BC, BD अपॉन AC, BC। तो ये साइन R आ गया, साइन I और साइन R, साइन I अपॉन साइन R, फोर्थ को फिफ्थ से डिवाइड कर दो,
तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो गया, बीसी से बीसी कैंसिल, एसी अपॉन बीडी, एसी अपॉन बीडी। यहां तक क्लियर। अब एसी की वैल्यू लिख दो, देखो यहां से V1t और बीडी की वैल्यू लिख दो V2t, तो ये V1t इंटू V2t, टी से टी कैंसिल, तो रिलेशन आ गया आपका ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 बाई V2। क्लियर। और इक्वेशन फर्स्ट में क्या था मेरे बच्चे, 1 and 2 इक्वल टू V1 बाई V2, और यहां पर क्या आ रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 बाई V2। तो इस V1 बाई V2 की जगह पर यहां से 1 and 2 लिख दो, तो ये रहा रिलेशन, रिजल्ट ये रहा 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, विच इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही प्रूफ करना था बच्चों। तो यहां पर एक चीज और देख लो बड़े बच्चे, यहां पर जरा गौर से फिगर को देखें, तो यहां से एक रिलेशन जरा ध्यान दें, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई और अपॉन साइन आर इक्वल टू आ रहा है ए सी, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ये स्नेल्स लॉ है। साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये एंगल तो आई, ये एंगल तो लिया आई पर और ये एंगल लिया है आर पर, ठीक है, इक्वल टू होगा ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। ये क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ो मैं तुम्हारी। ठीक, चलिए बच्चों, इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखिए, टॉपिक सिंपल था, रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको ये, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी निकलने लगेंगे, सिंपल टॉपिक है।